मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप टीवी 20 न्यूज पर बने रहिए, खबरें लगातार जारी है। आजमगढ़ जिले के लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर शनिवार को सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसको लेकर हंगामा मच गया। रजनी पुत्र सूर्यबली निवासी कपसेठा परिजनों का कहना है कि अधीक्षक वीके सिंह और स्टाफ नर्स आरती तिवारी की घोर लापरवाही से रजनी की मौत हुई है। मौके पर शव देवगांव पुलिस ने पीएम के लिए भेज दिया है। प्राइवेट अस्पताल में पैदा हुई बच्ची का इलाज चल रहा है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। आजमगढ़ के अतरौलिया के अट्रैट बाजार से प्रसिद्ध पौहारी बाबा स्थान जाने वाला मार्ग कई वर्षों से क्षतिग्रस्त है। बीती रात हल्की बरसात में ही सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे दिखाई पूरी तरह जमा हो गए थे। स्थानीय समाज सेवी व लोगों ने इसकी आवाज़ कई बार उठाई, कई बार प्रार्थना पत्र दिया गया, किंतु संबंधित अधिकारियों ने इसको अभी तक संज्ञान में नहीं लिया। जबकि इसी रास्ते पर प्रसिद्ध मजार भी स्थित है, जिसमें हजारों की संख्या में जायरीनों का जत्था माथा टेकने यहाँ आते हैं। बता दें कि बीती शाम को बारिश होने के बाद गड्ढायुक्त सड़क पर जल जमाव हो गया, जिसकी वजह से मौनी अमावस्या के दिन आने जाने वाले लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहीं मौनी अमावस्या के दिन लगभग हजारों की संख्या में लोग इसी रास्ते से मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं। बारिश हो जाने की वजह से गड्ढे में पानी भर गया, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि इस गड्ढे में कई लोग गिरकर चोटिल भी हुए हैं, तो कई महिलाओं के कपड़े भी खराब हो जाते हैं। सड़क पर पानी लग जाने की वजह से 1 से 2 फीट तक के गड्ढे नहीं दिखते हैं, जिसकी वजह से आए दिन बाइक सवार गिरकर चोटिल हो जा रहते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायत करने के बाद भी अभी जिम्मेदार अधिकारी इसका ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि इस पौराणिक धार्मिक स्थल का भ्रमण करने तथा दर्शन करने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं और पूजा अर्चना कर वापस जाते हैं। ऐसे में शासन प्रशासन के लोग इस कट्टायुक्त सड़क पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय निवासी लोगों ने क्या कुछ कहा। अथराइट से आप ये गए थे मंदिर दर्शन करने, क्या है इसके बारे में थोड़ा बताइए। अथराइट से पहाड़ी बाबा जाने वाला मार्ग विगत वर्षों से बहुत जलजल है, खराब है। आज हम यहाँ पे स्नान करने आए थे। यहाँ पे जितने श्रद्धालु हैं उनको कल रात में बारिश हो गई थी, उससे बारिश से ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। हजारों श्रद्धालु परेशानी बारिश के सड़क टूटने के कारण परेशानी में जूझे। जैसे सड़क में देख रहे बड़े-बड़े गड्ढे हैं, इसके बारे में बताइए। बड़े बड़े गड्ढे से परेशानी होती है। विगत वर्षों से ये सड़क खराब है और इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। चलिए अपना परिचय दीजिए। मैं अशोक कुमार पटेल, प्रमुख समाज सेवी, नगर पंचायत बुढ़नपुर, आजमगढ़। ये बताइए, ये मंदिर जाने वाला रास्ता कैसे तरीका है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये बाबा पहाड़ी मार्ग जाता है। ये रोड जो है बाबा पहाड़ी के स्थान पे, और काफ़ी क्षतिग्रस्त है। हम लोग सालों से देख रहे हैं, इतना गड्ढा है कि गाड़ियाँ जो है चलते वक्त नीचे सट जाती हैं, और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और काफ़ी धार्मिक स्थल। आज मौनी अमावस्या का स्नान लगभग हजारों की संख्या में लोग गए थे। हाँ, कैसे गए होंगे, कैसे इसके बारे में? यहाँ पे जाने में बहुत दिक्कत है। मतलब आप तो देख रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं, लेकिन बहुत दिक्कत में आ जा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त दूसरी रास्ता भी चुन रहे हैं लोग। क्या करेंगे जब मेन रास्ता खराब है। गड्ढे होंगे लगभग? अरे करीब 2-2 फीट गहरे गड्ढे हैं, 2 फीट 1.5 फीट ऐसे हैं। आपका राजू राय सरैया। भैया, ये मंदिर जाने का रास्ता है, बड़ा क्षतिग्रस्त जी। है। आज मौनी अमावस्या का स्नान है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जाने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, बाइक से लोग गिर रहे हैं। ज़्यादा दिन से टूटा है, कई बार यहाँ से एप्लीकेशन पड़ी है, लेकिन कोई इसका सबूत नहीं ले रहा है। एप्लीकेशन देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं? कोई नहीं। एक बार पटरी पटी है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो कितने गड्ढे होंगे, मतलब कितने बड़े-बड़े यहाँ से लेके मंदिर तक गड्ढे ही गड्ढे हैं। कल रात में बरसात भी हुई, पानी भी लग गया। पानी लगा है, लोग श्रद्धालु कैसे जा रहे हैं? बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं, गिर रहे हैं। महिलाएं का कपड़ा खराब हो रहा है, बच्चे गिर जा रहे हैं, बाइक गिर जा रही है। तो कुछ मांग है स्थानीय, मतलब अब सरकार? मांग तो हम लोग मांगते मांगते थक चुके हैं, लेकिन अभी तक सुनवाई अभी नहीं तक कोई सुनवाई नहीं हुई। नगर में आज उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड द्वारा सरल और आसान शर्तों में न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर ऋण मेला शिविर का आयोजन क्षेत्रीय प्रबंधक नंदलाल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन चेयरमैन अरविंद सिंह ने किया। इस दौरान उपस्थित किसानों को श्री सिंह ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के फरमान पर पूरे प्रदेश में सहकारिता विभाग उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार JPS राठौर के कुशल नेतृत्व में यह किसानों के लिए आज़ादी के पहली बार सरल सुविधा के लिए आयोजित किया गया है। इस दौरान उपस्थित किसानों ने ऋण के बाबत जानकारी हासिल की। वही उपस्थित किसानों के प्रबंधक नंदलाल ने बताया कि डेयरी, पशुपालन, बागवानी, ट्रैक्टर, जनरल स्टोर, रिक्शा, मोबाइल शॉप, टेम्पो, शिक्षा ऋण दिया जाएगा। साथ ही उपस्थित लोगों को श्री नंदलाल ने बताया कि पिछड़ी जाति व SC वर्ग के व्यक्तियों को न्यूनतम ब्याज 3.5% से 6.6% पर ऋण दिया जाएगा। इच्छुक किसान अधिकारी अधिक जानकारी हेतु आज ही अपने नजदीकी शाखा संपर्क करें। इस मौके पर कुल 32 ऋण आवेदन प्रस्तुत हुए। इस मौके पर फील्ड ऑफिसर रविंद्र सिंह, शशिकांत यादव, जितेंद्र यादव आदि उपस्थित रहे।
कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने आजमगढ़ दौरे पर आए मत्स्य मंत्री संजय निषाद के उस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की जिसमें मत्स्य मंत्री ने कहा कि 70 वर्षों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और सरकार खिलाड़ियों की अस्मिता के साथ खड़ी है। कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने कहा मत्स्य मंत्री का 2024 में यूपी की 80 सीटें जीतने का दावा दिव्या स्वप्न है। 70 वर्षों में कांग्रेस ने जो बनाया उनकी सरकार वही सब बेच रही है। महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बीजेपी और उनके सहयोगी मौन साध लेते हैं। बीजेपी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरी तरह खोखला साबित हो रहा है। इस सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं। तमाम मामलों में बीजेपी से जुड़े लोगों के नाम सामने आते हैं। बेटियों को इस सरकार में न्याय मिलना मुश्किल हो गया। ऐसी तमाम बातें कही सुनिए। बीजेपी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा खोखला साबित हो रहा है। मत्स्य मंत्री ने आजमगढ़ दौरे पर कहा कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मत्स्य मंत्री संजय निषाद को शायद यह पता नहीं है कि 70 साल में कांग्रेस ने जो कुछ बनाया था उसको इनकी सरकार बेचने का काम कर रही है। मत्स्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश की 80 सीटें 2024 में जीतने का वादा किया है, तो यह उनका दिवा स्वप्न है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने की उनकी आदत है और भाजपा के लोगों की यही आदत है, वो देखते रहें। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता इस समय महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न के मामलों को लेकर के खुद सरकार को हटाने का मूड बना चुकी है। अभी कुछ दिन पहले हरियाणा प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह का यौन उत्पीड़न के मामले में नाम आया था। अभी भाजपा उससे शर्मसार थी ही। उसके बाद भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का महिला खिलाड़ियों ने और जो देश के लिए तमाम स्वर्ण पदक लेकर आई हैं, ऐसी खिलाड़ियों ने उनके ऊपर यौन शोषण और मानसिक शोषण का आरोप लगाया है। संजय निषाद जी ने आजमगढ़ दौरे पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार खिलाड़ियों की अस्मिता के साथ खड़ी है। तो मैं संजय निषाद से कहता हूं कि अगर वो वाकई महिला सुरक्षा और महिलाओं के साथ, खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं तो तत्काल सरकार से मांग करें कि ब्रजभूषण शरण सिंह का सरकार त्यागपत्र ले, उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच कराए और खिलाड़ियों को न्याय दिलाने का काम करे। आजमगढ़ जनपद के मेहनगढ़ तहसील के सभागार में उप जिलाधिकारी संत रंजन की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य राजस्व अधिकारी जेपी सिंह व एसडीएम ने उपस्थित फरियादियों की समस्या को बारी बारी ध्यानपूर्वक सुना। इस दौरान कुल 18 शिकायती प्रार्थना पत्र पड़े, जिसके मौके पर 2 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण हो सका। संपूर्ण समाधान दिवस पर उपस्थित तहसील स्तरीय अधिकारियों को संबोधित करते हुए सीआरओ ने कहा कि फरियादियों की शिकायत को प्रमुखता से लेते हुए मौके पर जाकर गुणवत्तापूर्ण समय से निस्तारण करें। इस कार्य में शिथिलता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई होगी। इस मौके पर नवागत नायब तहसीलदार मयंक मिश्रा, एसडीओ तुषार श्रीवास्तव, एसडीपीओ निरुपमा वर्मा और पंचायत से अशोक दुबे सहित संबंधित विभाग के लोग उपस्थित रहे। बता दें कि माघ मेले के प्रमुख स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर शनिवार को लाखों श्रद्धालुओं ने नदी सरोवर में लगाई डुबकी। वहीं पवित्र सरोवर में देर रात से ही श्रद्धालुओं का रेला प्रसिद्ध पवारी जी के स्थान पर उमड़ पड़ा। सुबह 4 बजे भोर से ही लोगों ने डुबकी लगानी शुरू कर दी। श्रद्धालुओं ने पवारी सरोवर में डुबकी लगाने के बाद विधि विधान से पूजन अर्चन कर पुण्यदान भी किया। ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं पर आस्था भारी देखी। लोगों में उत्साह में कोई कमी नहीं दिखा। घाटों के अलावा पूरे पवारी स्थान पर सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक बंदोबस्त किया गया था। आए हुए श्रद्धालुओं ने मेले का जमकर लुत्फ उठाया। मौनी अमावस्या पर शनिवार को सर्वार्थ सिद्ध योग में पवारी जी के स्थान पर लोगों ने डुबकी लगाई। इस बार शनि अमावस्या होने की वजह से इस स्नान पर्व पर डुबकी विशेष फलदायी मानी जाती है। पवारी स्नान के परिसर में आज मौनी अमावस्या के दिन एक भव्य मेले का आयोजन किया गया, जहां पर दूर दराज से दुकानदार दुकान लेकर आए हैं। स्नान दान और पूजा अर्चना के बाद लोगों ने मेले का भी जमकर लुत्फ उठाया। प्रसिद्ध स्थान पर मिट्टी से बने बर्तनों के लोगों ने जमकर खरीदारी की। स्थानीय श्रद्धालुओं ने बताया कि यह मेला सुबह 4 बजे से शाम 5 बजे तक चलता है। जो श्रद्धालु सरयू नदी से गंगा स्नान करने के बाद लौटते रहे, वह लोग यहाँ पर आते हैं और दर्शन करने के बाद मेले का लुत्फ उठाते हैं। मानता है कि पवारी जी के स्थान पर स्थित सरोवर में डुबकी लगाने से समूल पापों का नाश हो जाता है। वहीं चर्म रोग संबंधित बीमारियां समाप्त हो जाती है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मौनी अमावस्या को लेकर प्रशासन द्वारा पूरे मंदिर क्षेत्र मेला क्षेत्र में तैनात है। यही सुनाते हैं कि मंदिर के पुजारी और स्थानीय श्रद्धालुओं ने क्या कुछ कहा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गिरिजा शंकर पांडे है, मैं स्थान का महंत हूँ। आज मौनी अमावस्या का नहान था, मेला भी लगा है। हाँ, कितने लोग मेला में आए होंगे और कितने लोग स्नान किए होंगे, इसके बारे में बताइए। अरे 10,000 से कम आदमी नहीं आए होंगे। और मेला क्या बजे से चल रहा है? मेला तो 4 ही बजे से चल देता है। 4 बजे तक। हाँ, 4 बजे से। क्या मानता है मंदिर की, कुछ मानता के बारे में बताइए थोड़ा सा कुछ। यहाँ जो मानते हैं लोग वो अक्सर जो है पूरा हो जाता है। मन्नत जो मांगते हैं, हाँ, जो मन्नत मानते हैं वो अक्सर पूरा हो जाता है। पोखरे में जो
झाड़ू लगाता है, ये छिलका बेचता है, उसका कोण कट जाता है। और यहाँ मिर्च वगैरह इल्ला उल्ला हो जाता है, जो मान देते हैं मिर्च उर्च, वो इल्ला खत्म हो जाता है। आज मौनी महोत्सव दिन है, मेला कब तक चलेगा लगभग? ये लगभग 3 बजे तक चलेगा, 3 से 4 तक चलेगा। जो जब वहाँ गंगा जी से लोग नहा के आएंगे तो करीब 4 बजे तक मेला चलेगा। अपना नाम बताइए। हमारा नाम संतोष कुमार मिश्रा। जी, ये बताइए कि मौनी अमावस्या का स्नान है आज, पहाड़ी बाबा पे स्नान भी किए हैं, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये पुराने समय से ही स्नान का बड़ा फल होता है। और इसमें जो है स्नान करने से कोई कष्ट बाधा परेशानी हो शारीरिक, वो पाप कट जाता है, धुल जाता है और शांति मिलती है। ये स्नान कब होता है, क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में बताइए। अब ये 33 करोड़ देवता का संगम में स्नान का महत्व है। लोग प्रयागराज जाके स्नान करते हैं और अपने हर तरह के निवारण के लिए, कल्याण के लिए, परिवार के अपना हर दान पुण्य करते हैं, स्नान करते हैं, जो कुछ रहता है। स्थान है पहाड़ी बाबा। चाचा, सुरेश प्रजापति। आज आप ये पहाड़ी बाबा दर्शन करने गए थे, स्नान किए हैं, हाँ, इसके बारे में बताइए। पहाड़ी बाबा गए थे, स्नान किए और वहाँ भारी भीड़ थी, हजारों की संख्या में लोग नहान स्नान कर रहे थे। मेला भी लगा हुआ है? हाँ, मेला लगा हुआ है। तो क्या मौनी अमावस्या के दिन हर साल लगता है यहाँ पे? हाँ, हर साल। कितने लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं नहाने? हाँ, दूर दूर से लोग आते हैं, 10-20 को उसके एरिए से आते हैं। तो क्या बजे से स्नान होता है ये लगभग? सुबह 4 बजे से चालू हो जाता है। अच्छा, मेलवा क्या बजे तक रहता है? अरे शाम 4 बजे तक, 5 बजे तक रहेगा। लगभग हजारों ज्यादा संख्या में आते हाँ हैं। हाँ, हजारों और ज़्यादा हो जाती है। क्या नाम था आपका? जगमोहन प्रजापति सरैया। ये सरैया में एक मंदिर है, हाँ, पहाड़ी बाबा। हाँ, मौनी अमावस्या की स्नान करने गए हैं, कितनी भीड़ आई होगी? बहुत ज़्यादा भीड़। तो कब से भीड़ आना स्टार्ट हुई है? अरे भीड़ कम से कम मान के चले कल से आना, वहाँ पर आदमी आते जाते हैं। तो मेला भी लगा है बगल में? मेला बहुत जबर लगता है। यहाँ नहाते हैं, वहाँ से आते हैं, गंगा जी से है, वहाँ पर आकर पहले स्थितियाँ होते हैं, यहाँ से घर जाते हैं। तो मेला कब बजे तक चलता है लगभग? अरे मान के चले मेला कम से कम 4 से 5 बजे तक ले संख्या, उसके बाद 6 तक ले कम रहते हैं। सुबह से स्नान करने के लगभग कितने लोग स्नान किए होंगे? अरे मान के चले हजारों के हेरे फेरे। क्या नाम है चाचा आपका? चाचा का नाम? कलाम। कहाँ चीज की दुकान है आप? बिसाते थे। बिसाते की। क्या दुकानदारी कैसी हुई, आज की दुकानदारी कैसी हुई, इसके बारे में बताओ। ठंडा है मामला में, थोड़ा हो रहा है दुकानदारी। अच्छा, थोड़ा बहुत। तो आज मौनी अमावस्या का स्नान था, कुछ लोग खरीदे कि नहीं कुछ खरीदे? नहीं, थोड़ा बहुत तो खरीदे। थोड़ा बहुत खरीदे। मतलब दुकानदारी में कुछ, पिछली बार भी दुकान लगाए होंगे, इस बार क्या दुकानदारी रही है? नहीं, मैं पहली बार लगाया हूँ। अच्छा, पहली बार लगाए। अच्छा, ठीक है। प्रभारी निरीक्षक यूपी 112 जनपद आजमगढ़ के दिशा निर्देशन में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी 112 परियोजना जनपद आजमगढ़ के 4 पहिया एवं 2 पहिया पीआरबी कर्मचारियों को अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा अपराध नियंत्रण हेतु सतर्क दृष्टि रखने हेतु निर्देशित किया गया तथा महिला एवं बाल संबंधित अपराधों में एसओपी के अनुरूप कार्य करने के साथ ही पीआरबी परफॉर्मेंस के संबंध में कालर एवं आम जनमानस के पास त्वरित रूप से पहुंचकर उनकी बातों को गंभीरता से सुनते हुए उनके साथ आदर का भाव रखते हुए उनकी समस्याओं का यथासंभव शीघ्र समाधान हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही उच्च अधिकारीगण के आदेशों के निर्देशों का अनुपालन हेतु निष्ठापूर्वक क्रियान्वयन हेतु निर्देशित किया गया। उक्त कार्यशाला में प्रभारी निरीक्षक यूपी 112 जितेंद्र कुमार सिंह, उप निरीक्षक राम स्वरूप राय, उप निरीक्षक लवचारी राम, उप निरीक्षक संतोष कुमार सिंह और लगभग 140 पुलिसकर्मी सम्मिलित हुए। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के बैनर तले कलेक्ट्रेट स्थित शास्त्री चौक बस्ती जनपद मुख्यालय पर युवा संसद एवं महापंचायत कार्यक्रम की अध्यक्षता करे मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ शेखर सिंह पुष्कर ने छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों को संबोधित करते हुए कहा कि नौजवानों में जागरूकता लाने, उनके अधिकार संरक्षण, संवर्धन, भूमिका भागीदारी को सुनिश्चित करने तथा उनको शोषण और उत्पन्न अन्याय से निजात दिलाने, निःशुल्क और समयबद्ध प्रतियोगी परीक्षाएं एवं गड़बड़ी, अनियमितता और भ्रष्टाचार के लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित कराने, छात्र संघ चुनाव
बहाल कराने, सरकारी संस्थाओं में आउटसोर्सिंग जैसी कुप्रथा को समाप्त कराने, युवा आधारित नीति के तहत राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन, कुशल योग्य बेरोजगारों के लिए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जैसी ठोस कार्य योजना बनाए जाने तथा प्रदेश के सभी जिलों सहित पूरे देश में नौजवानों को न्याय मिलने तक सड़क पर संसद एवं महापंचायत कार्यक्रम क्रमबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है। इसके पूर्व युवा अधिकार महासम्मेलन, महापंचायत, युवा संवाद, युवा सत्याग्रह, युवा एवं मौन सत्याग्रह व युवा अधिकार एवं न्याय यात्रा के माध्यम से नौजवानों को जागरूक कर एक मंच पर लामबंद करने की कोशिश की जाती रही है। फिर भी राजनीतिक दलों के चंगुल से नौजवान अभी फंसा हुआ है, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प अभी तक नहीं था। अब उन तमाम नौजवानों को राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के स्वरूप में एक बेहतर विकल्प प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि अपनी आवाज बुलंद कर सकें। कर रहे हैं, सर क्या कुछ मुद्दा है आपका? देखिए, मैं राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के बैनर तले पूरे देश में और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में युवा संसद एवं महापंचायत कार्यक्रम चलाए जाने का निर्णय लिया गया। उस निर्णय के क्रम में आज बस्ती जनपद में युवा संसद महापंचायत कार्यक्रम हो रहा है। आप जानते हैं कि नौजवान सिर्फ वोट बैंक और प्रचार तंत्र तक ही सीमित है। राजनीतिक दलों के चंगुल में पूर्ण रूप से फंस चुका है। जाति और धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, जबकि नौजवानों के लिए अभी तक कोई न उनकी ठोस नीति बन पाई है, न उनके लिए कोई ठोस कार्य योजना है, न अभी तक उनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई आयोग का गठन हो पाया है, न राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जैसी ठोस कार्य योजना है। आउटसोर्सिंग के नाम पर उनको शोषण किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। आप देखेंगे कि प्रतियोगी परीक्षाएं समयबद्ध नहीं है। आजमगढ़ ब्लॉक के जहानागंज के ग्राम सभा टिलहुआ चकवली का एक मामला सामने खुलकर आया, जहां ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। जहां ग्रामीणों ने काफी संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि भूमाफियाओं की मिलीभगत से लेखपाल द्वारा गलत रिपोर्ट लगा दी जाती है। रिकॉर्ड रूम व पुराने अभिलेख में पोखरी दर्ज है, लेकिन क्षेत्रीय लेखपाल की वजह से गलत रिपोर्ट लगा दी जाती है ताकि पोखरी पर गाँव के कुछ दबंग भूमाफिया पोखरी पर कब्जा कर ले। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि कई पुश्तैनी गाँव की पोखरी है जिसको दबंग कब्जा करना चाहते हैं। जहाँ ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा आपको दिखाते हैं। भूमाफियाओं के कब्जे में आकर ये लोग उनके दबाव में आकर रिपोर्टिंग करते हैं, गलत रिपोर्टिंग मुख्यमंत्री के यहाँ भेजते हैं। कहते हैं कि कर देंगे, बस हिला हवाली करते हैं, करते नहीं हैं। क्या चाहते हैं आप? 1359-56 में पोखरी है तो होनी चाहिए पोखरी बहाल हो। सुनीता यादव ग्राम टेलुआ से है। क्या मामला था यहाँ? मामला पोखरी का है। हम लोग आए एसडीएम साहब से मिले हैं कि पोखरी हो जाए। एसडीएम साहब बोले हैं कि आप लोग का हो जाएगा, और गलत रिपोर्ट लगाकर सब अथू कर रहे हैं। भूमाफियाओं से मिलकर ये लोगन गलत रिपोर्ट देते हैं, और हम एसडीएम साहब से मिले हैं, बोले हैं कि पोखरी है और पोखरी हो गई है तुम्हारी, हो गई नहीं, हो जाएगी। कहाँ से आप लोग आए हैं? ग्राम टेलुआ चकवली। क्या मामला है ज्ञापन में? पोखरी का मामला है, पुश्तैनी पोखरी है, गांव सभा की संपत्ति है। 1356-59 में पोखरी है और तमाम लोग दरखास्त देते हैं, लेकिन किसी सुनवाई नहीं होती। मुख्यमंत्री के यहाँ भी दी गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हम लोग ज्ञापन दिए हैं। क्या चाहते हैं? पोखरी बहाल हो। वर्तमान खतरे में 1356-59 में पोखरी है। भूमाफियाओं ने गलत तरीके से अपना नाम दर्ज करवा लिया है। डीएम साहब से आप लोग मिले, क्या कहें कि सुनवाई करेंगे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर न्याय की गुहार लगाने ग्रामीणों संघ पहुंचे बुद्धूराम ने बताया कि हम ग्राम रानीपुर रस्मों के पहलीपुर थाना गंभीरपुर जिला आजमगढ़ के निवासी हैं। हमारे गांव के एक मनबड़ किस्म की महिला है जिसके यहाँ बराबर गुंडा बदमाश व कुछ पुलिस के लोगों का और राजनीतिक व्यक्तियों का बराबर आना जाना रहता है। इसके बल पर उसके परिवार के लोग आए दिन गाँव वालों को गाली गुप्ता देते हैं और अपने दबंगे गुंडे के बल पर मारते पीटते हैं, जिसके कारण बासमती देवी पत्नी सुग्रीव राम ने 12 जनवरी को पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रार्थना प्रस्तुत किया था। इसके पूर्व उपरोक्त महिला के परिवार वाले गांव की विद्यावती पत्नी रामचंद्र को भी मारे पीटे थे। बासमती देवी की प्रार्थना पत्र के संबंध में जांच हेतु जब पुलिस मौके पर गई तो महिला ने राजनीतिक दबाव बनाकर पुलिस वालों को वापस कर दिया और अपने घर के सामने खंजर रास्ते को चरपाई बांसुरी रस्सी लगाकर तथा बकरी भैंस बांधकर आवागमन पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया है। माना करने पर गाली गुप्ता में फौजदारी पर आमादा हो जा रही है। गाँव वालों को फर्जी मुकदमे फंसाने की भी धमकी दे रही है। तमाम ऐसी बातें कही सुनिए। क्या नाम है आपका? राम। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम रानीपुर रजमपुर से। क्या मामला है कि आज आप लोग यहाँ पर आए? जी, हम कप्तान साहब के यहाँ आए थे। हमारे गांव में रास्ता आना जाना विद्यार्थी नाम की एक औरत है और उसका आदमी, उसका दामाद, उसका बिटिया, उसके पूरे परिवार, हम लोगों का पूरा रास्ता एकदम रोक रखते हैं, आना जाना एकदम दुश्वार कर दिए हैं। उनसे आपकी कोई रंजिश है? रंजिश है, राजनीतिक रंजिश चल रही थी पहले से, और उसी के
कुछ पुलिस वाले भी हैं उसी में, और उन लोगों को चढ़ावा देते हैं, हम ही लोगों को काटते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर आ जाएं, आश्वासन क्या मिला? हाँ, आश्वासन मिला यही है कि साहब बोले हैं कि जाइए थाने पर कागज जाएगा, लेखपाल कहानी को जाएंगे लोग और उन लोगों का समाधान होगा। आजमगढ़ में सेंट्रल पब्लिक स्कूल में सभी पत्रकार बंधुओं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया एवं वेब पोर्टल के स्वागत एवं अभिनंदन हुआ। विद्यालय की तरफ से सभी पत्रकार बंधुओं के सेंट्रल पब्लिक स्कूल की तरफ से 9 वर्ष पर विद्यालय के संस्थापक अयास अहमद खान ने संबोधित किया। अपने संबोधन में संस्थापक ने शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सेंट्रल पब्लिक स्कूल की स्थापना 1994 में हुई। सीबीएसई से कक्षा 12वीं तक मान्यता प्राप्त हमारा विद्यालय आजमगढ़ जिले के प्राइवेट सेक्टर का ऐसा पहला विद्यालय रहा जिसने 3 स्ट्रीम विज्ञान, वाणिज्य एवं कला छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराया। सेंट्रल पब्लिक स्कूल प्राइवेट सेक्टर का एकमात्र विद्यालय रहा जिसे सीबीएसई ने 2009 के बोर्ड परीक्षा का सेंटर बनाया। समय समय पर विद्यालय ने भी विभिन्न सरकारी प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं जैसे कि पीसीएस, बीएड, यूपी, टेट, पीट, पॉलिटेक्निक एवं हाल ही में एनटीका द्वारा आयोजित परीक्षाओं को भी कराया। विद्यालय की प्रधानाचार्य ने अनेकों बार पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी बोर्ड और सीटीएट परीक्षाओं में निभाई है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा विद्यालय को आजमगढ़ के 5 विद्यालयों को सुपरवाइज करने के लिए वर्ष 2016 में मेंटर बनाया गया। विद्यालय सीबीएसई के द्वारा सीसीई एनालाइज ऑफ एडवांस ऑफ असेसमेंट में 5000 विद्यालयों में से 1500 यानी 1500 विद्यालयों को चुना गया, जिसमें आजमगढ़ जिले से सेंट्रल पब्लिक स्कूल भी एक है। संस्थापक अयास अहमद खान को वर्ष 2015 में राम नाईक पूर्व राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा शिक्षाविद की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। सभी पत्रकार बंधुओं को विशेष रूप से सूचित किया गया कि हमारे विद्यालय और प्रधानाचार्य रेखा सिंह को बोर्ड द्वारा सीबीएसई सिटी कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। विद्यालय सीबीएसई बोर्ड का आभारी है कि उन्होंने हमारे विद्यालय एवं पगाताप्या सुश्री रेखा सिंह को सिटी कोऑर्डिनेटर बनाया। हम आश्वस्त करते हैं कि सिटी कोऑर्डिनेटर की नई जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए विद्यालय जिले के सभी 66 सीबीएसई मान्यता प्राप्त विद्यालयों के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। जिले के प्रतिष्ठित विद्यालय एवं कोऑर्डिनेटर होने की वजह से विद्यालय एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी भी बढ़ी है। सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जिले के सभी 66 सीबीएसई मान्यता प्राप्त विद्यालयों को आश्वस्त किया गया कि विद्यालय सभी के साथ समन्वय बनाते हुए बोर्ड के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए टीम वर्क से इस नई कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाएगा। साथ ही विद्यालय ने सिटी कोऑर्डिनेटर रेखा सिंह की अध्यक्षता में सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित आईपीएस ट्रेनिंग सभी 66 प्रधानाचार्य एवं उनके आईटी स्टाफ के लिए 9 जनवरी 2023 एवं 12 जनवरी 2023 को आयोजित की। इस ट्रेनिंग में लगभग सभी विद्यालयों ने प्रतिभाग किया एवं बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए कोऑर्डिनेटर को आश्वस्त किया। विद्यालय ने सीबीएसई बोर्ड के निर्देशानुसार 29 दिसंबर 2022 को एनईपी 2020 पर ट्रेनिंग आयोजित की, जिसमें 73 शिक्षकगण ने प्रतिभाग किया। 30 दिसंबर 2022 को सीबीएसई द्वारा आयोजित ट्रेनिंग प्रोग्राम हैप्पी क्लासरूम पर आयोजित किया गया, जिसमें 65 शिक्षकगण ने प्रतिभाग किया। विद्यालय ने 8 जनवरी 2023 को एक अन्य ट्रेनिंग एडवांस क्लासरूम पर आयोजित किया। सेंट्रल पब्लिक स्कूल के पास मॉडर्न और एडवांस एजुकेशन देने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध है। विद्यालय की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, सोशल साइंस, भूगोल, मैथ एवं भाषा की प्रयोगशालाएं उपलब्ध हैं। ये भी प्रयोगशालाएं मॉडर्न इक्विपमेंट से सुसज्जित हैं। विद्यालय बस की सुविधा प्रदान करता है। विद्यालय बसें जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर लगभग सभी रूटों पर जाती है। विद्यालय कक्षा में शिक्षकों द्वारा ऑडियो, वीडियो, विजुअल प्रोजेक्टर के माध्यम से भी शिक्षा दी जाती है। विद्यालय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ कंप्यूटर, आर्ट, म्यूजियम एवं डांस कक्षाओं पर भी अपनी कक्षाओं को संचालित करता है। विद्यालय की लाइब्रेरी के पास विषय किताबों के साथ साथ अन्य किताबें, अखबार, मैगजीन, जर्नल भी उपलब्ध कराए गए हैं। विद्यालयों के पास रीडिंग रूम की भी व्यवस्था है। विद्यालय के पास स्पोर्ट्स की सुविधा उपलब्ध है। विद्यालय के पास वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, खो-खो एवं इंडोर गेम की सुविधा उपलब्ध है। विद्यालय समय समय पर एजुकेशनल टूर का भी आयोजन करता है। विद्यालय प्रांगण में सभी छात्र छात्राओं द्वारा चिल्ड्रन डे पर एवं सामाजिक विज्ञान की भी प्रदर्शनी लगाई जाती है। विद्यालय डिजिटल कक्षाओं के जरिए भी शिक्षा दे रहा है और यह बताते हुए अत्यंत खुशी है कि कोविड-19 के समय में हमारा विद्यालय एकमात्र विद्यालय रहा जिसने पूरी तरह से ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी और इस ऑनलाइन शिक्षण के कार्यक्रम में हमारे अभिभावकगण, छात्र छात्राओं एवं शिक्षकगण ने पूरा सहयोग दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशा निर्देशों के अनुसार विद्यालय अपनी शिक्षा व्यवस्था में उचित बदलाव भी कर रहा है। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने समय समय पर विद्यालय एवं जिले का नाम रोशन किया है। विद्यालय की छात्रा
कुश गार्गी शुक्ला ने कक्षा 10 में 996 से सत्र 2020 में जिला टॉप किया, जिसको उपहार स्वरूप विद्यालय ने स्कूटी प्रदान किया। विद्यालय का बोर्ड परीक्षा फल 100% रहा। उच्चतम श्रेणी की शिक्षा उत्तम अनुशासन एवं अतुलनीय सुविधाओं के साथ मानक के अनुरूप सबसे कम फीस में छात्र छात्राओं का शिक्षित करना विद्यालय का ध्येय रहा है। और यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारा विद्यालय जिले का एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो कम से कम फीस के साथ उच्चतम सुविधाओं के साथ पर्सनलाइज्ड सुपरविजन ऑफ ईच स्टूडेंट्स आश्वस्त करता है। विद्यालय आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को रखता है। विद्यालय के पास क्वालिफाइड, ट्रेनेड एंड एक्सपीरियंस्ड स्टाफ उपलब्ध है। विद्यालय अपने स्टाफ को बोर्ड के निर्देशानुसार समय समय पर ट्रेनिंग एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराता है। विद्यालय के सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल के अन्य स्कूल सीपीएस मुबारकपुर, सीपीएस फरिया एवं नवीनतम सीपीएस भिवंडी शिक्षा के क्षेत्र में लगातार अग्रसर है। संस्थापक ने प्रेस वार्ता में आए थे पत्रकार बंधुओं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया एवं वेब पोर्टल के साथियों को अपना बहुमूल्य समय निकालकर विद्यालय आने के लिए सीपीएस परिवार की तरफ से धन्यवाद दिया। संस्थापक ने सभी जनपदवासियों, प्रशासनिक अधिकारियों, शुभचिंतकों, अभिभावकों एवं विशेष रूप से छात्र छात्राओं को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी। संस्थापक ने आश्वस्त किया कि 28 साल से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में जो हम काम कर रहे हैं उसको और बेहतर तरीके से जारी रखेंगे। हम बोर्ड द्वारा दी गई नई जिम्मेदारी सिटी कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी का निर्वहन बोर्ड के निर्देशानुसार करेंगे। आपके माध्यम से जिले के सभी 66 सीबीएसई मान्यता प्राप्त विद्यालयों को हम अपना पूरा सहयोग देंगे और उनसे भी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। ईश्वर की कृपा है, आप लोगों का सहयोग है, जिसकी वजह से सीपीएस आगे बढ़ रहा है। क्या सोचकर मतलब आपने एक गांव आजमगढ़ से निकल के इतनी बड़ी लंबी सड़क में जाकर क्या करना चाहिए? हमारी शुरू से ये सोच रही है कि एक अच्छी एजुकेशन बहुत कम मॉडरेट फीस में हम जो है दें, ताकि सभी का कल्याण हो सके और सभी लोग एजुकेशन से जुड़ सकें, खासतौर से गर्ल्स एजुकेशन। सीपीएस और आगे क्या नया करना चाहेगा? आप बड़े शहर में गए हैं, वहाँ देखें वहाँ का पढ़ाई लिखाई और हर चीज़, क्या और नया करना चाहेंगे जनपद में? नहीं, हमारी शुरू से सोच रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय खोल करके उस क्षेत्र के लोगों की शिक्षित करना और एक अच्छे सिलेबस में उनको अच्छे से पढ़ाना। आप गए? नहीं, ऐसा कोई ख़ास नहीं है। यूपी और बॉम्बे में ऐसा नहीं है, सभी लोग इंसान ही हैं। हमने वहाँ जा कर के देखा है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा रिकॉग्निशन में और भी चीज़ें बिल्डिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन और सब कुछ यही है। सीबीएसई जो हम लेके चल रहे हैं, जो सीबीएसई के अंडर में है, तो इंटरनेशनल बोर्ड खुद ही है वो, तो चाहे वो बॉम्बे हो चाहे आजमगढ़ हो, उनका सिलेबस एक है, एक ही पढ़ाई है। तो हम चाहे वो टीचर वहाँ का हो चाहे टीचर यहाँ का हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पढ़ाने में। See, basically, city coordinator post is that very prestigious post. It's a very, very prestigious post, and it's an honorarium post also, I want to say. I am only the representative of our RO sir, Sri Lalit Kumar Kapil ji. I am thankful to our former regional officer, Madam Shweta Arora ji, and at present, Sri Lalit Kumar Kapil ji, the regional officer, Prayagraj CBSE regional office. They have selected me. The head office also selected me. They have supported my name. They have forwarded my name. I am thankful to both the regional officers. And it's my responsibility is to coordinate between all these schools, all the 66 schools, including my own school, and whatever guidelines they are issuing us, I will try my level best to achieve all those things. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के अधिकृत प्रत्याशी रजनीश पटेल ने दर्जनों विद्यालयों का भ्रमण किया एवं दीवानी न्यायालय में अधिवक्ता बंधुओं से मुलाकात की। श्री पटेल के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट मऊ के जिलाध्यक्ष जयराम यादव भी अपने दर्जनों साथियों के साथ प्रचार अभियान में मौजूद रहे। जनसंपर्क दौरान स्नातक एमएलसी प्रत्याशी रजनीश पटेल ने कहा कि मौजूदा दौर में लोकतांत्रिक परंपराएं खतरे में है और कल्याणकारी राज्य का स्वरूप सवालिया होता जा रहा है। पुरानी पेंशन वाले समान काम समान वेतन, शिक्षकों का शिक्षक पद समायोजन, शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी, माध्यमिक शिक्षकों के तंत्र की स्पष्ट नीति और शिक्षा के राजकीय मुद्दे जैसे संघर्ष जारी रहेगा।
खबर भदोही जिले से है, जहां शनिवार को गोपीगंज नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में स्नान दान और ध्यान का पर्व मौनी अमावस्या बड़ी हर्षोल्लास पूर्वक परंपरागत ढंग से मनाया गया। रामपुर गंगा घाट सहित अन्य प्रमुख घाटों पर बड़ी संख्या में लोगों ने पुण्य की डुबकी लगाई। कुंभ के इस शाही स्नान पर शुभ मुहूर्त में गंगा में डुबकी लगाने के लिए अधिकांशतः लोग प्रयागराज पहुंचकर संगम में स्नान पुण्य अर्जित किया। वहीं जनपद नगर व आसपास गाँव के लोगों ने रामपुर, गुलवरी, चतुर्मुखी, बिहरोजपुर, बिलासपुर, जहांगीराबाद, भवानीपुर, बरची, डेरवा आदि प्रमुख घाटों पर स्नान, ध्यान व दान देकर पुण्य अर्जित किया। स्नान के लिए प्रातःकाल से ही लोग गंगा घाट पहुंचने लगे थे। समय के साथ घाटों पर भीड़ बढ़ती गई। गंगा घाट पर पहुंच रहे लोगों ने पुण्य की डुबकी लगाकर दर्शन पूजन किया। सुरक्षा के मद्देनजर महिला कांस्टेबल के साथ बड़ी संख्या में पुलिस के जवान ड्यूटी पर लगाए गए थे। खबर भदोही जिले से है। यहाँ शनिवार को ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन से माघ माह का प्रमुख शाही स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर पावन पवित्र गंगा में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं के प्रयागराज जाने का क्रम शुरू हो गया है। समूह के रूप में रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर पहुंच रहे श्रद्धालु बस, ट्रेन व निजी साधन से प्रयागराज रवाना हो रहे हैं। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में चल रहे कुंभ में डुबकी लगाने का विशेष महात्म्य है। कुंभ में कल्पवास के लिए न पहुंचने वाले लोग बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंचते हैं। अमावस्या पर नगर और ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग संगम में डुबकी लगाने और प्रयागराज पहुंचने के लिए गोपीगंज पहुंच रहे हैं। शाही स्नान के लिए शासन प्रशासन स्तर पर विशेष व्यवस्था की गई है। नियमित चलने वाली बस और ट्रेनों के साथ मेला स्पेशल ट्रेनों पर चलाई गई है। स्टेशन और बस स्टैंड पर जहां श्रद्धालुओं का समूह नजर आ रहा है, वही प्रयागराज की ओर से जाने वाली बसें भरी नजर आ रही हैं। रामपुर में शनिवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा के नेतृत्व में तहसील परिसर में एकत्रित हुए तथा भूमाफिया हाय है किसान यूनियन जिंदाबाद आज नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर 500 ज्ञापन तहसील दिवस के अध्यक्ष कर रहे जिलाधिकारी सदर निरंकार सिंह को ज्ञापन में भूमाफियाओं से जमीन कब्जा मुक्त कराने, प्लाईवुड फैक्ट्री द्वारा नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग बंद कराने, अवैध प्लॉटिंग बंद कराने, बैंकों का भ्रष्टाचार बंद कराने, आवारा पशुओं को पकड़वाने आदि मांग शामिल थी। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा, जहां एक और उत्तर प्रदेश सरकार भूमाफियाओं से सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराने की बात कर रही है, वहीं तहसील सदर के ग्राम जटपुरा में तहसील कर्मियों से मिली भगत करके कब्रिस्तान की भूमि काटा संख्या 210 पर दबंगों ने अवैध कब्जा करके मकानात बना लिए हैं। कब्रिस्तान में इतनी भूमि भी नहीं छोड़ी कि यदि किसी के परिजन की मृत्यु हो जाए तो उसको दफन भी कर सके। उन्होंने कब्रिस्तान की भूमि को कब्जा मुक्त कराने की मांग की और चेतावनी दी, यदि भूमि को कब्जा मुक्त नहीं कराया गया तो किसान यूनियन जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बेमियादी धरना देगा। प्रदर्शन कर ज्ञापन देने वालों में सानू मशकूर अहमद, जाहिद अली, जमशेद नावीद, सिबू मोहम्मद, हनीफ नादिर, युसान मुर्शद, आशिफ अली, रिजवान तस्सीर, हाजिक शकील, प्रधान अतिथि अहमदाद लोग मौजूद रहे। जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था और जो आजकल सबसे बड़ी हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब से मतलब कहते हैं 2017 से जब से इनकी सरकार बनी है, ये लगातार सबसे बढ़िया काम जो सरकार कर रही है वो ये कर रही है, जो सरकारी ज़मीनें भूमाफियाओं के कब्जे में हैं तो उस पर जो उसका कब्ज़ा मुक्त कराने का काम कर रही है। और हमारे उत्तर प्रदेश में जैसे ही दोबारा सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको बुलडोज़र बाबा के नाम से पुकारा और वो बुलडोज़र जो भूमाफियाओं की नाक में दम कर रखा। लेकिन ये तहसील सदर का एक गाँव है जटपुरा, जो कि थाना अजीम नगर क्षेत्र में आता है। वहाँ पर कुछ दबंगों ने कब्रिस्तान की भूमि पर कब्जा कर रखा है और कब्जा करने के बाद में कब्रिस्तान इतना भी नहीं छोड़ा जो कि उसमें कोई अपने मुर्दे दफन कर रखे। और जब वहाँ के ग्रामीणों ने जब इस बात की शिकायत उन लोगों से की और कहा कि आप ये लोग लगातार जो इस पर कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्जा किए चले जा रहे हो, गलत बात है, इस ज़मीन को कब्जा मुक्त करो ताकि यहाँ पर कम से कम इतनी जगह तो छोड़ दो जो किसी के परिवार में अगर कोई मृत्यु हो जाए तो उसको दफन कर सके। तो उन लोगों ने कहा कि तुम लोगों की कोई औकात नहीं है कि हमसे ये ज़मीन कब्जा मुक्त करा सको, ये ज़मीन हमारी अपनी निजी भूमि है और जाओ जो करना कर लो। तो इन लोगों ने शिकायत लेखपाल से की, कानून गो से की, तो सब ने, क्योंकि वो अमीर लोग हैं और बाकी गाँव पूरा गरीब लोगों का गाँव है, तो उन लोगों ने कोई उनकी मदद नहीं की। आज हम लोग, इन्होंने हमें अवगत कराया तो हम जो थे तहसील सदर में सब लोग एकत्रित हुए और एसडीएम साहब से मिलकर हमने इस बात की शिकायत की। तो एसडीएम साहब ने अभी जांच कमेटी मतलब गठित कर दी है और ये चीज़ है कि उसमें जांच कराने के बाद में अगर उनकी ज़मीन, क्योंकि जांच कराने का तो खैर चलिए जो उनकी औपचारिकताएं वो पूरी ज़रूर करेंगे, लेकिन उनसे ज़मीन अगर कब्जा मुक्त नहीं होती है, उन्होंने हमें 1 सप्ताह का समय दिया कि 1 सप्ताह में जांच कराकर उसकी ज़मीन को कब्जा मुक्त करा दिया जाएगा। अगर कब्जा मुक्त नहीं होती है
तो हम तहसील में बेमियादी धरने पर बैठेंगे और वो धरना हम हमारा तब तक चलेगा जब तक इस ज़मीन को कब्जा मुक्त नहीं करा सकते। इसी तरह से एक ताशका में शत्रु संपत्ति है जो कि लगभग 197 हेक्टेयर ज़मीन है, 97 हेक्टेयर ज़मीन है। उस ज़मीन पर भूमाफियाओं ने कब्जे कर लिए हैं और उसकी प्लॉटिंग करके मकान दुकानें वगैरह बना दी गई हैं। उसके सारे गाटे संख्याएँ ज्ञापन में लिख दिए गए हैं, तो उसकी भी जांच कराने की वो चल रही है। प्लाईवुड फैक्ट्रियाँ जनपद में बहुत सी प्लाईवुड फैक्ट्रियाँ हैं और वो सारी प्लाईवुड फैक्ट्रियाँ नीम कोटेड यूरिया जो कि किसानों के लिए होता है उस यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि कमर्शियल प्रयोग उन्हें कमर्शियल यूरिया का प्रयोग उन्हें करना चाहिए, लेकिन वो क्योंकि कट्टा बहुत महंगा होता है और जो किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया है वो बहुत सस्ता होता है, तो उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो हमने जो ज्ञापन उनको सौंपा है उन्होंने